हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि CCI क्या है, व्हाट इज़ CCI। ऑप्शंस देखते हैं, कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। पेमा खांडू वॉज sworn in एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि बीजेपी लीडर पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं और लगातार तीसरी बार ये इस पद पर जो है नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, इन्हें इस पद की शपथ दिलाई गई अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक द्वारा ईटानगर में। साथ ही चौना मेन ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। आपको जानना चाहिए, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए अरुणाचल प्रदेश में, तो 60 मेंबर्स की असेंबली है। इसमें से केवल बीजेपी ने ही 46 सीट्स जीती हैं और अपनी तीसरी बार सरकार बनाई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए, इसे लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खास करके SSC जैसे एग्जाम्स में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसे पहले जाना जाता था। उसके बाद फिर 20 फरवरी 1987 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। कैपिटल इसकी ईटानगर है। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मनोहर लाल। आपको जानना चाहिए, फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ये यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बनाए गए हैं, जो नई सरकार चुनी गई है। इस पद पर ये हरदीप सिंह पुरी को रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया है। आपको जानना चाहिए, खट्टर को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी दिया गया है। इन विच इटालियन रीजन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव टू अटेंड द आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए किस इतालवी क्षेत्र पहुंचे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अपोलिया। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस घुमा के थोड़ा पूछ ले जाते हैं, तो ये आप याद रखा करें, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। G7 समिट का वही सबको पता है कि इटली में हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा उसको टफ बनाने के लिए और उसके डीप में चले जाते हैं कि किस रीजन में पहुंचे हैं, कहाँ किस रीजन में हो रही है वो समिट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली के अपोलिया, ये एक वहाँ का रीजन है, यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि G7 समिट की आउटरीच सेशन में पार्टिसिपेट इन्हें करना है। तो इस बार की जो G7 समिट है 2024 की 50th एडिशन है, 13 से 15 जून 2024 तक चलने वाली है। पिछली बार G7 समिट जापान द्वारा होस्ट की गई थी। थोड़ा सा जान लेते हैं G7 के बारे में, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। ये एक इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। देश की बात करें, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इन्हीं के साथ यूरोपियन यूनियन भी इसमें है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि G7 की कंट्री कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं, आपको जाननी चाहिए। बाकी आपको जानना चाहिए कि रशिया भी इसका मेंबर था, तब G8 के नाम से इसे जाना जाता था 1997 से लेकर 2014 तक। फिर 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया था, तब ये G7 ही रह गया तब से। और G7 किसी भी ट्रीटी पर बेस्ड नहीं है, ना ही इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर ऑफिस है। अच्छा, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया, जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया और तुनिशिया, टर्की, यूक्रेन, UAE, वेटिकन सिटी, यहाँ से भी जो लीडर हैं वो पहुँचे हैं G7 समिट में आउटरीच सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। व्हेन इज़ द वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। पूछ रहे हैं कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जून 15। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। हाउ मैनी वीमेन मेंबर्स आर देयर इन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। नवनिर्वाचित लोकसभा में कितनी महिला सदस्य हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 74।
राइट साइड में आप चार्ट भी देख सकते हैं पार्टी वाइज किसने कितनी विमेन एमपीज भेजी हैं। आपको जानना चाहिए कि जो 18th लोकसभा अभी चुनी गई है इसमें 74 विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और 2019 से कंपेयर करें तो 4 कम, ठीक है। और अगर हम 1952 से कंपेयर करें तो 52 ज़्यादा। उस हिसाब से आप देख सकते हैं किसमें कितनी थी, ठीक है। 2019 से तो 4 कम है, लेकिन 1952 में जो एमपीज़ आई थी विमेन एमपीज़ उनसे 52 ज़्यादा हैं। तो कितनी आई है इस बार 2024 में जो 18th लोकसभा चुनी गई 74। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो ये नई लोकसभा है इसमें जो महिलाएं हैं वो 13.6% मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, एज अगेंस्ट जो पिछली बार की लोकसभा है उसमें 14.3% थी। और 2024 में जो ये विमेन लोकसभा एमपीज आई हैं 14 पार्टीज से आई हैं और इसमें सबसे टॉप पर बीजेपी है। 31 वुमेन एमपीज इन्होंने भेजी हैं, क्योंकि ज़्यादा सीट्स इन्हीं की आई हैं तो वैसी बात है। और आपको ये बता दें पहला ही इलेक्शन था जो विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के इंट्रोडक्शन के बाद से ये पहला जो है लोकसभा इलेक्शन था। हालांकि ये जो बिल है ये अभी अस्तित्व में आना बाकी है और इसमें आप सभी जानते हैं 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अगर हम स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा विमेन कैंडिडेट्स कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल से 11 और 11 की 11 तृणमूल कांग्रेस से हैं, टीएमसी से हैं। इसके बाद फिर महाराष्ट्र है 7, उत्तर प्रदेश है 7, मध्य प्रदेश 6 और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एट 5 ईच, ठीक है। अच्छा, साथ ही केरल इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ से कोई भी महिला एमपी नहीं आई है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, विच कंट्री इज द फर्स्ट? भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, प्रथम कौन सा देश है? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। देखिए, अगर हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें चाइना के बाद नाइट्रस ऑक्साइड के लिए तो ये भारत है। नाइट्रस ऑक्साइड आपको बता दें एक ग्रीन हाउस गैस है और लगभग जो ग्लोबल मैन मेड एमिशन है 2020 में उसमें लगभग 11% कंट्रीब्यूशन N2O का ही रहा है। ऐसा कहा गया है एक डेटा में जिसे पब्लिश किया गया अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के द्वारा। टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें N2O एमिशंस को लेकर तो चाइना पहले नंबर पर है, फिर इंडिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर ब्राज़ील है, फिर रशिया है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, ये कलरलेस एंड अडरलेस गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है और 300 टाइम्स मोर पावरफुल है CO2 से। हालांकि स्मॉल एटमॉस्फेरिक फ्रैक्शन है इसका, पर फिर भी CO2 और मेथेन के बाद इसका थर्ड लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है। आफ्टर मॉरिशस विच कंट्री नाउ हैज़ अप्रोच्ड इंडिया टू सेट अप जन औषधि केंद्र इन देयर कंट्री? मॉरिशस के बाद अब किस देश ने अपने देश में जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। आपको जानना चाहिए मॉरिशस के बाद अब नेपाल ने इंडिया को अप्रोच किया है कि हमारे यहाँ भी जन औषधि केंद्र सेटअप किए जाएं, जिसके तहत जो सिटीजन्स हैं वो लो कॉस्ट मेड इन इंडिया जेनरिक मेडिसिन प्राप्त कर सकें। इससे पहले मॉरिशस पहला देश ऐसा बना था जिसने जन औषधि स्कीम को अडॉप्ट किया था और 250 हाई क्वालिटी मेडिसिन इसने भारत से मंगाई थी। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराई जाती हैं अफोर्डेबल प्राइस पर। कहाँ पर? आउटलेट्स पर, जिन्हें बोलते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। लगभग पूरे देश में 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। विच बैंक हैज लॉन्च्ड SME डिजिटल बिजनेस लोन्स? पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है SBI। आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है जिसके तहत केवल 45 मिनट में ही SMEs जो होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनके लिए जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाएगा। SME डिजिटल बिजनेस लोन लेवरेजेस टेक्नोलॉजी एंड एन इकोसिस्टम ऑफ APIs टू स्ट्रीमलाइन द लैंडिंग प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 45 मिनट्स में ही लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। What are the names of the 3 recently discovered craters in the Tharsis volcano region of Mars? मंगल ग्रह के थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए 3 क्रेटरों के नाम क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन है लाल, मोरसन एंड हिल्सा। आपको जानना चाहिए हाल ही में 3 क्रेटर्स डिस्कवर किए गए हैं मार्स पर और उनमें से एक का नाम रखा गया है फिजिसिस्ट के नाम पर जो है देवेंद्र लाल, और बाकी 2 का नाम रखा गया है, 2 टाउन है मोरसन एंड हिल्सा नदर्न इंडिया में, इनके नाम पर।
अच्छा, ये डिस्कवरी जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा 2021 में ही कर दी गई थी, लेकिन ये जो नेमिंग है ये हाल ही में अप्रूव की गई है। तो ये जो 3 क्रेटर्स हैं ये थार्सिस वोल्केनिक रीजन जो है रेड प्लेनेट पर यानी कि मार्स पर वहाँ पर स्थित हैं, और इनका नाम रखा गया है लाल क्रेटर, मोरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। आपको जानना चाहिए मोरसन और हिल्सा, ये जो है टाउन्स हैं। मोरसन तो उत्तर प्रदेश में है और हिल्सा कहाँ है, बिहार में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 129। राइट साइड में आप रैंकिंग भी देख सकते हैं। इस तरह की जो छोटे छोटे इमेजेस होते हैं ना, ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर जरूर हमें ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। देखिए, बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर भारत 2 स्थान फिसला है और अब भारत का स्थान जो है वो 129 है। आइसलैंड टॉप पोजीशन पर यानी कि पहले नंबर पर है। साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो हम 5th पोजीशन पर है। साउथ एशिया में पहले नंबर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर श्रीलंका है, फिर भूटान है, और साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे लास्ट में है। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सूडान लास्ट में है, 146 रैंक पर है। अच्छा, भारत उन सभी इकोनॉमीज़ में शामिल है जहाँ पे लोवेस्ट लेवल देखा गया है इकोनॉमिक पैरिटी का। बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को भी इन सभी में शामिल है। बाकी आपको जानना चाहिए कि भारत ने बेस्ट जेंडर पैरिटी दिखाई है सेकेंडरी एजुकेशन में, जो इनरोलमेंट है उसके मामले में 65th भारत की इसमें रैंक है। और कंट्री की जो रैंक है और भी अलग अलग 3 कैटेगरी में देखिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 142 है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 142 है, और एजुकेशनल अटेनमेंट में 112 है। इंडिया का जो जेंडर गैप है वो 64.1% है। ठीक है, मतलब इंडिया हैज़ क्लोज 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024, यानी कि जो भारत ने अपना जेंडर गैप जो कहते हैं ना उसको कि पार्ट दिया है ना, यानी कम किया है। 64.1% तक जो है भारत ने अपना जेंडर गैप कम किया है। और पिछली बार जब ये रैंक आई थी तो भारत 127वें नंबर पर था। ठीक है, और अब भारत की रैंक गिरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पैरामीटर्स, ठीक है, इसमें जो है ड्रॉप देखने के लिए मिला है। वहीं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में हमने इम्प्रूव किया है। इंडिया की जो इकोनॉमिक पैरिटी स्कोर है ये पिछले 4 सालों में जो है अपवर्ड ही जा रही है। और वर्ल्ड ने कितना जेंडर गैप अपना जो है क्लोज किया है, 68.5%, और इसमें सबसे बेस्ट रहा है यूरोप का। ठीक है, यहाँ पर लीस्ट डिस्पैरिटी है सभी पैरामीटर्स में अगर हम बात करें। और अगर हम 8 रीजन की बात करें तो सदर्न एशिया में जो जेंडर पैरिटी स्कोर है वो 63.7% है। टॉप 10 कंट्रीज़ की देख लेते हैं इंडेक्स में। आइसलैंड तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन, फिर निकारागुआ, फिर जर्मनी, फिर नामीबिया, फिर आयरलैंड और फिर स्पेन। कोई भी एशियन कंट्री टॉप 10 में नहीं है। कई बार देखा गया बैंकिंग एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस इंडेक्स में टॉप 10 में कौन सी एशियन कंट्री शामिल है, ऐसा पूछ लेते हैं। ये भी नहीं पूछते कि पहले पे कौन है या लास्ट पे कौन है या इंडिया की कौन सी रैंक है, इस तरह से पूछ लेते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आंसर होगा श्रावस्ती, बलरामपुर एंड कोंडा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। द फर्स्ट सेशन ऑफ 18th लोकसभा विल बी हेल्ड फ्रॉम 24th June 2024 to 3rd July 2024. The government of which state has banned the release of the Hindi film हमारे 12 कर्नाटका? Which article of the constitution grants the right of an accused to be informed on the grounds of arrest in writing? Article 22. On the occasion of the World Environment Day, the Prime Minister Narendra Modi launched which campaign in New Delhi? Answer is एक पेड़ माँ के नाम। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which company unveiled the Rubin AI chip platform? Where is Pongdang located? TDP chief N. Chandrababu Naidu was sworn in as the Chief Minister of Andhra Pradesh. How many times he has served as the post before this? तो आपको ये बताना है अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को काउंट करके। ठीक है, अगर अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश यानी कि जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कितनी बार इससे पहले वो इस पद पर रह चुके हैं। अम्मा वोडी इज द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? Nobel laureate Muhammad Yunus and 13 others were indicated on charges of embezzlement of 255.2 million taka from the workers welfare fund of his telecoms company. Where is he from? Embezzlement का मतलब होता है जो गमन होता है, पैसे का गमन करना। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं इनके आंसर। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का आप 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है ये, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल रहा है और समर सेल के तहत लिमिटेड टाइम के लिए सेल है। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको दिखेगा, उसे आप बाय कर सकते हैं। तो बाय करते वक्त आपको कूपन कोड समर लगाना है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जो एस्पिरेंट्स द्वारा रिव्यू दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके द्वारा भी रिव्यू लिखे गए हैं और जो फिलहाल हमें फॉलो कर रहे हैं उनके रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाए किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।